धौलपुर गांव में साधना अपनी 16 साल की बेटी राशि और 12 साल के बेटे दीपक के साथ एक झोपड़ी में रहती थी। साधना के पति की कई साल पहले ही मौत हो चुकी थी, तब से वो ही घर की जिम्मेदारी उठा रही थी। एक रात जब साधना अपनी झोपड़ी में अपने दोनों बच्चों के साथ सो रही थी, तभी कुछ गुंडे उसके यहाँ आए। कौन हो तुम और मेरी झोपड़ी में क्या कर रहे हो? चुप कर, नहीं तो ये छुरी तेरे पेट में डाल दूंगा, समझी? हम गरीबों के पास तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। अबे शादी औरत ठीक करीब है, यहाँ में कुछ नहीं मिलने वाला, चल। अरे देख, इन गरीबों ने कुछ न कुछ तो छुपा कर रखा ही होगा बे। उनकी झोपड़ी में तकिए के सिरहाने 2000 रुपए रखे मिले, जिन्हें लेकर दोनों चोर फरार हो गए। ये देख साधना और उसकी बेटी अपनी किस्मत पर रोने लगे। जो भी थोड़े से पैसे हम दोनों माँ बेटी ने गांव गांव में घूमकर पूरी सब्जी बेचकर थोड़े पैसे कमाते, वो भी ये चोर लोग ले गए। ऊपर वाले ने ना जाने कितने दुख हम गरीबों की झोली में लिखे हैं। अगली सुबह दोनों माँ बेटी फिर से आलू पूरी की सब्जी बनाकर तैयार कर लेती हैं। चलो माँ, अब हम चलकर ये पूरी सब्जी बेच आती हैं। हाँ चल बेटी, और दीपक तू घर पर ही रहना, कहीं जाना मत, हम लोग शाम तक लौट आएंगे। ये कहकर दोनों माँ बेटी पूरी सब्जी बनाकर अपना छोटा सा ठेला लेकर निकल पड़ती हैं। कुछ देर बाद वो एक सड़क किनारे अपना ठेला लगाकर खड़ी हो जाती हैं। अरे माँ, ये ढाबा तो पहले यहाँ नहीं था। हाँ बेटी, हम लोग 10 दिन बाद इस वाली जगह पर आए हैं ना, शायद इसीलिए हमें पता नहीं। लेकिन माँ, अब ये ढाबा खुल गया तो अब तो अपने सारे ग्राहक इस ढाबे पर ही जाएंगे। नहीं बेटी, जिसको हमारे यहाँ का खाना पसंद होगा वो तो अपने यहाँ ही आएगा ना। वो दोनों आपस में बातें कर रही थीं कि तभी वो देखती हैं कि सभी ग्राहक उनके ठेले पर ना आकर उस ढाबे पर ही जाते हैं और आराम से बैठकर खाना खाते हैं। ये क्या माँ, हम कब से यहाँ पूरी सब्जी बेच रही हैं, फिर भी ग्राहक पुराने ठेले पर ना आकर उनके ढाबे पर ही जा रहे हैं। काश कि हम भी कोई ऐसा ढाबा खोल पाते। यहाँ आसपास जो भी ढाबे या तो वो मांसाहारी है या फिर किसी ढाबे पर दोनों तरह का ही खाना बनता है, लेकिन एक भी ढाबा ऐसा नहीं है जहाँ केवल शुद्ध शाकाहारी खाना ही मिलता हो। तू सही कहती है बेटी, हम दोनों मिलकर अगर यहाँ एक शुद्ध शाकाहारी ढाबा खोलें तो अपना ढाबा खूब अच्छा चलेगा। लेकिन तू जानती है ना, ढाबा खोलने के लिए कितने पैसे चाहिए होंगे, और जो मैंने थोड़े से बचत करके पैसे जोड़े थे वो पैसे तो वो चोर लेकर भाग गए। आप ठीक कहती हो माँ, लेकिन अब हमारे पास ग्राहक का इंतजार करने के अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं है। दोनों माँ बेटी काफी देर तक वहीं खड़ी रही, लेकिन उनके पास एक भी ग्राहक नहीं आया। जो भी आता वो उस ढाबे पर ही जाता। शाम को दुखी मन से दोनों अपना ठेला लेकर घर आ गए। ऐसे ही अगले दिन वो फिर ठेला लेकर गई, लेकिन उस रोज भी उनके पास कोई ग्राहक नहीं आया। माँ, ऐसा ही चलता रहा तो हमारा पैसे कमाना मुश्किल हो जाएगा, हमें कैसे भी करके खुद का ढाबा खोलना ही होगा। ये मंगलसूत्र तेरे बाबा की आखिरी निशानी है मेरे पास, लेकिन लगता है अब इसे बेचने का वक्त आ गया है। अब जब वही नहीं रहे तो इसका क्या काम, अब इसी को बेचकर हम ढाबा खोलेंगे। नहीं माँ, इसे तुम बेचो मत, हम इसे गिरवी रख देंगे और माता रानी की कृपा से काम अच्छा निकला तो हम इसे जल्दी छुड़वा भी लेंगे। तू ठीक कहती है मेरी बच्ची, अब हम माता रानी का नाम लेकर खुद का वैष्णो ढाबा खोलेंगे और वहाँ पर शुद्ध शाकाहारी खाना ही बेचेंगे। देर सही, लेकिन भगवान हमारी तरक्की जरूर करवाएंगे। लेकिन माँ, क्या ये सही होगा? अब तो कुछ मत सोच बेटी और चल, हम कल ही जाकर इसे सुनार के पास रख कर आएंगे। अगले दिन ही सुनार की दुकान पर जाकर वो मंगलसूत्र गिरवी रख देती है और उससे पैसे ले आती है। फिर वो दोनों उन पैसों से ढाबा खोलने का कुछ सामान लाती हैं। अब माँ बेटी के साथ साथ दीपक भी उनका साथ देता है। वो तीनों गांव के पास एक जगह तिरपाल लगाते हैं, खुद का छोटा सा ढाबा तैयार कर लेती हैं, साथ ही कुछ कुर्सी टेबल भी रख देती हैं। फिर माँ बेटी का वैष्णो ढाबा के नाम का बोर्ड लगा देती हैं। अपने उस ढाबे पर वो तरह तरह की सब्जियां बनाकर तैयार कर लेती हैं। अरे भाई वाह, क्या खुशबू आ रही है इस ढाबे से है। और देखिए ना, इस पर शुद्ध वैष्णो ढाबा लिखा है, इसका मतलब इसमें सिर्फ शुद्ध खाना ही मिलता है। चलो ना चलते हैं। बहन जी, पहले तो हमने ये ढाबा यहाँ नहीं देखा, ये आपने शुरू किया है क्या? जी, हम दोनों माँ बेटी ने मिलकर इस ढाबे की शुरुआत की है। आज हमारे इस ढाबे का पहला दिन है। आपको यहाँ सब कुछ शाकाहारी मिलेगा, वो भी बिना लहसुन अदरक प्याज के शुद्ध खाना। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं तो शुद्ध शाकाहारी हूँ और हम तो कितना ढाबे देखा है, कहीं भी शुद्ध खाना था ही नहीं। लाओ जल्दी से एक थाली लगा दो मेरे लिए। जैसे वो उस वैष्णो ढाबे का खाना खाती है तो उसे बड़ा ही अच्छा लगता है। वाह, ये तो कितना स्वादिष्ट है, मजा ही आ गया। वो औरत उन दोनों की पहली ग्राहक थी। खाना खाकर वो उस थाली के 100 रुपए देती है। कुछ देर बाद एक पंडित वहाँ आता है। क्या ये सचमुच शुद्ध वैष्णो ढाबा है? जी पंडित जी। देखना, मुझसे झूठ ना कहना है, मैं पंडित हूँ, किसी काम से दूसरे गांव से आया हूँ, लेकिन चलते चलते अब भूख लगने लगी है।
लेकिन यहाँ तो हर ढाबे पर मांसाहारी खाना मिलता है, और जिसमें शाकाहारी होगा भी उसमें भी मांसाहारी खाना भी जरूर मिलता है। इसलिए मैंने सुबह से भोजन ही नहीं किया। आप बेफिक्र रहिए जी, हम माँ वैष्णो देवी के नाम से ढाबा चला रही हैं, झूठ नहीं बोलेंगी। इसमें लहसुन, प्याज, अदरक तक भी इस्तेमाल नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी इस ढाबे का खाना एकदम बेमिसाल है। ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो लगा दो जल्दी से एक थाली। इस तरह अब रोज उनके पास और भी ग्राहक आते हैं और अब उनका काम काफी अच्छा चलने लगता है। कुछ ही महीनों में माँ बेटी सुनार के पास रखा सोने का मंगलसूत्र छुड़वा लाती हैं। अब उनके ढाबे पर लगातार भीड़ लगी रहती थी, जिस पर साधना बोलती है, बेटी अब हमें काम के लिए किसी को रख लेना चाहिए। अब ढाबे पर इतनी भीड़ रहती है कि अपने बस की नहीं है अकेले इतना सब संभालना। ठीक है माँ, मैं आज ही कागज पर लिखकर चिपका देती हूँ कि हमें एक लड़के की आवश्यकता है। अगले दिन ही वो अपने ढाबे के बाहर इश्तेहार चिपका देती हैं और अब उन्हें एक लड़का भी मिल जाता है। कुछ दिन बाद मालकिन, टेबल नंबर 5 का ऑर्डर लेकर जाता हूँ, मैंने उनकी सफाई कर दी है। ठीक है राजू। इस तरह उनकी काफी मदद हो गई। अब दीपक भी एक बड़े स्कूल में पढ़ने जाने लगा। अब दोनों माँ बेटी खूब मेहनत करने लगी और अपने वैष्णो ढाबे को और ऊंचाइयों तक ले जाने लगी। अब वो एक बड़ा सा पक्का घर बनाकर उसमें खुशी खुशी रहने लगे। अरे यार, रमेश के ढाबे पर ही जा रहे हैं लोग, मेरे यहाँ तो कोई आ ही नहीं रहा है। सुरेश रमेश से जलता था। रमेश अच्छा खाना बनाता था, उसका ढाबा अच्छा चलता था, वो अच्छे दिल का भी था, गरीब लोगों को मुफ्त में खाना खिलाता था। रमेश और सुरेश के पिता नदी किनारे एक ढाबा चलाते थे। रमेश बचपन से ही अच्छे दिल का था और सुरेश बचपन से ही रमेश से चलता था। दोनों भाइयों के बीच में कभी नहीं बनी। दोनों बड़े हुए और एक दिन उनके पिता इस दुनिया को छोड़कर चले गए। उस दिन रमेश ने सुरेश से कहा, भाई, बाबा का सपना था कि हम दोनों एक साथ मिलजुल कर रहें। अब से हम दोनों एक साथ बाबा का ढाबा चलाएंगे। लेकिन ये भाईचारे वाली बातें सुरेश को कहाँ पचने वाली थी। उसने कहा, नहीं, मुझे तेरे साथ ढाबा नहीं चलाना। ढाबे के 2 हिस्से होंगे, तू तेरा देख ले और मैं मेरा देख लूंगा, समझा? रमेश ने और बात नहीं बढ़ाया। ढाबे के 2 हिस्से किए गए। एक हिस्सा रमेश ने लिया और दूसरा हिस्सा सुरेश के पास चला गया। रमेश ने एक नाव खरीदी। मैं हर रोज नाव लेकर नदी से मछली पकड़ने जाऊंगा और अपने ग्राहकों को ताजी मछली खिलाऊंगा। रमेश ने चिंटू को काम पर रखा और सुरेश ने बिट्टू को। बिट्टू ने सुरेश से कहा, उस्ताद, क्या कर रहे हो? आपके बड़े भैया नाव लेकर नदी से मछली पकड़ने जा रहे हैं, ग्राहकों को ताजी मछली खिलाने के लिए। आपको भी जाना चाहिए। चुप कर, मुझे ज्ञान झाड़ने की जरूरत नहीं है, समझा? कौन इतना काम करेगा? मैंने मछली वालों से बात कर ली है, वो मुझे हर शाम को मछली देकर जाएगा। हर शाम? इसका मतलब दिन में जो मछली नहीं बिकेंगे वो आप खरीदेंगे, और वो मछली खराब निकली तो क्या हुआ है? कम दाम में तो मिलेगा, उसे अच्छे से तेल में तल के बनाने से दुर्गंध नहीं आएगी। चल भाग यहाँ से, अब मुझे सोने दे। बिट्टू समझ गया कि सुरेश का ढाबा चलने वाला नहीं है। उधर रमेश चिंटू को साथ लेकर ताजी मछली पकड़कर वो दोनों ढाबे पर लौट आए। चिंटू, आज ताजी अच्छी मछली पकड़ में आई है, चल जल्द से जल्द खाना बनाते हैं, 10 बजते ही लोग खाने आ जाएंगे। हाँ रमेश भैया, मछलियों को साफ करता हूँ। अच्छे से साफ करना, और कोई मरी हुई मछली मिले तो उसे फेंक देना। ग्राहकों को खराब चीजें नहीं खिलाऊंगा मैं, बाबा ने यही सिखाया है मुझे। 10 बजते ही लोगों की भीड़ रमेश के ढाबे पर जमा हो गई और सभी ने भर भर के रमेश की तारीफ की। वाह रमेश, तुम तो तुम्हारे बाबा से भी अच्छा खाना बनाते हो भाई, और मछली तो बहुत ही स्वादिष्ट थी। अरे आओ आओ भैया, आओ आओ यहाँ आओ, अरे असली स्वाद तो यहाँ है, आ जाओ। बुलाने पर 2-3 आदमी सुरेश के ढाबे पर खाने के लिए तो आए, लेकिन मछली खाते ही उनका मुंह बन गया। अरे ये क्या भाई है? मछली से बदबू आ रही भाई। बदबू मछली से? नहीं तो ताजी मछली है। अरे सुरेश, मछली ताजी होती तो ऐसी बदबू ना आती, समझे? अरे मूड ही खराब कर दिया तुमने। अभी रमेश के ढाबे पर खाना खा के मूड ठीक करना होगा। जो 2-3 लोग आए थे वो भी रमेश के ढाबे पर ही चले गए। अगले कुछ दिनों तक यही होता रहा। सुरेश रमेश से और जलता रहा। अरे यार, रमेश के ढाबे पर ही जा रहे हैं लोग, मेरे यहाँ तो कोई आ ही नहीं रहा है। आएंगे कैसे? खाने में टेस्ट तो होना चाहिए, ऊपर से मछली से बहुत बदबू आती है। ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन ये ढाबा बंद करना पड़ेगा। ए बिट्टू, तू मेरे ढाबे पे काम करता है या रमेश के ढाबे पे है? उसकी तारीफ किए जा रहा है। तारीफ नहीं भैया, मैं तो सच कह रहा हूँ।
बाकी आपकी मर्जी। सुन, ईमानदारी से आज तक कोई अमीर बना है क्या? है अमीर बनना है तो आसानी से ज्यादा पैसा कमाना पड़ता है। मुझे भी कुछ सोचना पड़ेगा। सुरेश ने अपने दिमाग पर जोर डाला और अगले दिन एक तरकीब लेकर आया। सुन बिट्टू, लोग खाने के नहीं एक्सपीरियंस के पैसे देते। मतलब खाना कैसा भी हो, बाकी सब कुछ बढ़िया होना चाहिए। इसीलिए मैं नदी के अंदर ढाबा बनाऊंगा। कांच का ढाबा। नदी के नीचे कांच का ढाबा? और उससे क्या होगा? उससे लोग खाते खाते नदी की मछलियां तैरते हुए देखेंगे। खाने पे किसी का ध्यान ही नहीं रहेगा और मैं 4-5 गुना ज्यादा पैसे भी ले सकूंगा लोगों से, समझे? बिट्टू को ये आइडिया अच्छा नहीं लगा। उसने मन ही मन सोचा, पता नहीं ये क्या कर रहे हैं, इसमें कितना रिस्क है। कांच टूट गया तो लोगों का क्या होगा? फिर तो मुझे भी जेल जाना पड़ेगा। लेकिन बिट्टू के पास और कोई काम नहीं था, इसीलिए उसने कुछ नहीं कहा। सुरेश ने नदी के नीचे ढाबा बनाने के लिए अपना घर गिरवी रख दिया और रातों रात अच्छे कारीगर लाकर नदी के नीचे खुदाई करके कांच का ढाबा बना डाला। ये करते हुए उसके बहुत सारे पैसे खर्च हो गए। ये कुछ नया था, इसीलिए लोग उस ढाबे पर जाने भी लगे। ये क्या सुरेश, मछली भात 400 रुपए? ये तो खुलेआम डकैती है भाई। अरे चाचा, स्पेशल ढाबे पर नदी के नीचे बैठ के खाना खाओगे तो पैसा तो देना पड़ेगा ना। खाने का दाम बहुत ज्यादा था, लेकिन फिर भी लोग उसी ढाबे पर जा रहे थे। रमेश के ढाबे पर लोगों ने जाना बंद ही कर दिया। ऐसे कुछ दिन तो बीत गए। एक दिन एक साथ 40 लोग कांच के ढाबे के अंदर घुस गए। प्रेशर डबल हो गया और कांच टूट गया। ढाबे के अंदर पानी आ गया और लोग उसमें फंस गए। अरे बचाओ, अरे कोई तो बचाओ। ये क्या हो रहा है अचानक से? जरूर कुछ गड़बड़ है। चिंटू, चल मेरे साथ। वो एक एक करके सभी को बाहर निकालने लगा। अंत में रमेश ने सुरेश और बिट्टू को बचाया। किनारे पर आते ही बिट्टू ने गुस्से में कहा, मैंने कहा था ना कि मत करो ये सब। एक साथ 40 लोगों को अंदर घुसा लिया। तुम बहुत लालची हो, मुझे तुम्हारे साथ काम नहीं करना। सभी ने सुरेश को बहुत मारा और फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। सुरेश का घर गिरवी था, उसका ढाबा भी चला गया और घर भी उसे वापस नहीं मिला। वो अपने लालच के कारण बर्बाद हो गया। किशन सोनपुर गांव में एक छोटा सा ढाबा चलाता था। इस काम में उसकी पत्नी कमला भी पूरा साथ देती थी। कमला और किशन दोनों मिलकर सुबह से शाम तक अपने ढाबे पर काम करते और जो पैसे बचते उनसे अगले दिन का सामान खरीदते और बाकी से घर का गुजारा करते। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। गर्मियां आने वाली थी। गांव के पास जो और दूसरे बड़े ढाबे और होटल थे, उन सब ने अपने ढाबे और होटल में बढ़िया एयर कंडीशनर लगवा दिए थे ताकि गर्मियों में भी ग्राहकों की भीड़ लगी रहे। इस कारण अब किशन के ढाबे पर ग्राहकों ने आना बंद कर दिया। अब ज्यादातर ग्राहक दूसरे ढाबों में ही जाकर खाना खाने लगे। इस कारण किशन की आमदनी बिल्कुल ना के बराबर हो गई। कमला, अब तो ढाबे पर ग्राहकों की भीड़ लगनी बंद हो गई है। एक भी ग्राहक रोटी खाने के लिए नहीं आता। सबको इसी ढाबों में खाने की आदत हो गई है। और वैसे भी गर्मी के मौसम में कौन भला हमारे इस छोटे से पुराने ढाबे पर खाना खाएगा? सबको एसी की ठंडी हवा में खाना खाना अच्छा लगता है, पर हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि हम बड़ा और महंगा एसी लगवा सके। कैसे गुजारा चलेगा कमला? कुछ समझ नहीं आ रहा है। इसी बात को लेकर तो मुझे भी चिंता हो रही है। ग्राहक नहीं आते तो खाना भी रोजाना का खराब हो रहा है। हमारा तो बहुत नुकसान हो जाएगा। अब तो थोड़े से ही पैसे बचे हैं जिनसे सिर्फ एक दाल और रोटी बना सकते हैं। उसके अलावा हम कुछ नहीं बना सकते। किशन भाई, गर्मी में यहाँ बैठकर खाना बहुत मुश्किल है। आज तो मैं गलती से बैठ गया, नहीं तो अब तो मैं एसी वाले ठंडे ढाबे में ही खाना खाऊंगा। वहाँ थोड़े पैसे ज्यादा होते हैं पर आराम से खाना तो खा लेते हैं। लाओ, कितने पैसे हो गए? 50 रुपए। ये लो, और इस ढाबे का कुछ करो और साथ में एसी ढाबा करो इसे, नहीं तो कोई खाना खाने नहीं आएगा। दिन पर दिन किशन और कमला परेशान रहने लगे। अब तो इक्का दुक्का ही ग्राहक उनके ढाबे पर आता। इस कारण किशन ने सिर्फ एक दाल और रोटी बनानी शुरू कर दी, क्योंकि बाकी चीजें अगर वो बनाए तो ग्राहक नहीं आए तो खराब हो जाएंगी और फिर पैसे भी तो चाहिए। इसी कारण वो जैसे तैसे अपना ढाबा थोड़ा बहुत चला रहा था। कमला, आज बस 250 रुपए की कमाई हुई है। अब तो कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा है। मुझे लगता है हमें अपना ढाबा बंद करना होगा। किशन के ढाबे के सामने एक बहुत बड़ा ढाबा था। वहाँ ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी, क्योंकि इस साल ही वहाँ के मालिक रघु ने बहुत ही बढ़िया मरम्मत करवाकर ढाबे में एसी लगवा दिया था। क्या बात है किशन, आज भी तेरे ढाबे पर कोई नहीं आया? एक काम कर, ढाबे पर ताला लगा दे। अब तेरा ढाबा नहीं चलने वाला।
इतनी भारी गर्मी में एसी के बिना कोई खाना खाने नहीं आएगा, और तेरे पास इतने पैसे नहीं है कि तू मेरी तरह इतना महंगा एसी लगवा सके। और मैंने एक नहीं दो एसी लगवाए हैं, तब जाकर अच्छी कमाई हुई है। किशन और कमला ने सोच लिया था कि अब इस ढाबे को बंद कर देंगे। थोड़ा बहुत राशन रखा था जिससे उन्होंने आज का ढाबे का खाना बना लिया था। कमला, ये दाल और रोटी जो बनाई है बस आज की बेच लेते हैं, कल से ताला लगा ही देंगे। कोई फायदा दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, मैंने जो दाल बची थी वो बना दी है, और थोड़ी बहुत तंदूर की रोटियां भी। उस दिन पूरा दिन कोई भी ग्राहक नहीं आता। दाल और तंदूर की रोटियां ऐसी ही रखी थी। कमला, मुझे लगता है अब कोई नहीं आएगा। रात के 9 बज रहे हैं, हमें घर चलना चाहिए। सामने रघु के ढाबे पर भीड़ लगी हुई है, तो भला यहाँ कौन आएगा। तभी किशन देखता है सामने रघु के ढाबे पर एक बहुत ही जरूरतमंद आदमी अपनी गर्भवती पत्नी के साथ कुछ मदद मांग रहा है। भैया, मेरी मदद करो, मेरी पत्नी की तबीयत बहुत खराब है। हम पर कुछ गुंडों ने हमला कर दिया। हमारी गाड़ी, मोबाइल, पर्स, कैश, जेवर सब लूट कर ले गए। हम शहर जा रहे थे, हमें नहीं पता कि इस रास्ते पर बदमाश हमें लूट लेंगे। ओ भाई, ये कोई खैराती धर्मशाला नहीं है जो तुम्हें मुफ्त में यहाँ रोक लूं। चलो जाओ यहाँ से, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। मुझे क्या पता, कोई चोर उचक्के लुटेरे हो तुम। आजकल किसी का कोई भरोसा नहीं है। ओए छोटू, इन्हें बाहर भेज और ढाबे का शटर गिरा दे, मैं घर जा रहा हूँ। ऐसा ना कहो, मेरी पत्नी की तबीयत सचमुच बहुत खराब है। बस कुछ देर आराम करके हम चले जाएंगे। अरे अरे, सुनो तो भैया, भैया सुनो तो। सुनो जी, अब खड़ा नहीं हुआ जा रहा, मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा सा कहीं से पानी ले लो। किशन और कमला उस व्यक्ति और उसकी पत्नी को देख रहे थे। किशन दौड़कर उनके पास जाता है। भैया जी, आप चिंता मत करो, आप मेरे साथ मेरे ढाबे पर चलो। आइए बहन जी, आप मेरे साथ आइए। किशन और कमला उस व्यक्ति को और उसकी पत्नी को अपने ढाबे पर ले जाते हैं। साहब, ये दाल और रोटी आप खा लो, यहाँ कोई चिंता वाली बात नहीं है। पता नहीं, हम तो पहली बार इस रास्ते से गुजर रहे थे। जंगल का रास्ता था और पता ही नहीं चला कि कब इन बदमाशों ने हमारी गाड़ी को रोक लिया। किसी तरह से उनसे रहम की भीख मांगकर मैं अपनी पत्नी को सुरक्षित बचा कर लाया। मुझे धन दौलत की कोई कमी नहीं है, बस मैं तो कुछ देर आराम करने के लिए वहाँ सामने के ढाबे से मदद मांग रहा था, और उन्होंने तो मेरी बात पूरी सुने बिना ही मुझे मना कर दिया। मैं अगर आज कुछ देर वहाँ रुकता तो अगले दिन अपने नौकर के हाथ पैसे भिजवा देता। तुम बहुत भले हो, तुमने भी तो बिना जाने पहचाने आज हमारी मदद कर दी। अच्छा, तो तुम ये ढाबा चलाते हो? साहब, चलाता तो हूँ, पर आज मेरा इस ढाबे पर आखिरी दिन था। मैं इस ढाबे को बंद कर रहा था। शायद आपकी किस्मत में आज मेरे ढाबे की रोटी खाना लिखा था। किशन अपना सारा दुख उस व्यक्ति को बताता है। चिंता मत करो भाई, अब तुम्हें इस ढाबे को बंद नहीं करना पड़ेगा। मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है, मैं शहर का जाना माना व्यापारी हूँ। मेरे पास भगवान का दिया सब कुछ है, बस एक औलाद की कमी थी, वो भी भगवान ने हमारी झोली में खुशियां देकर पूरी कर दी। आज मेरी पत्नी की तुमने बहुत मदद की है, अब उसकी तबीयत में भी सुधार है और हम पति पत्नी सुरक्षित घर पहुंच जाएंगे। इससे बड़ी और क्या बात होगी। सुषमा, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, कमला ने मेरी बहुत देखभाल की है, अब मुझे बिल्कुल ठीक लग रहा है, अब मैं सफर कर सकती हूँ। किशन, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ दिनों में तुम्हारे पास आता हूँ। तुम्हारे इस ढाबे को एसी ढाबा बनाने की जिम्मेदारी मेरी है। किशन और कमला की खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने किसी मजबूर की सहायता की तो भगवान ने उनकी सहायता की। कुछ दिनों बाद जब वीरेंद्र सिंह लौटता है तो उसके हाथ में एक मिठाई का डिब्बा था। उसकी पत्नी के बेटा हुआ था। बेटा होने की खुशी जानकर कमला और किशन भी बहुत खुश होते हैं। वीरेंद्र सिंह अपने खर्चे से किशन और कमला को एक बहुत ही बढ़िया और बड़ा एसी ढाबा बना कर देता है, जो फुली एयर कंडीशनर था। किशन का ढाबा किसी बड़े 5 स्टार होटल से कम नहीं था। अब तो ग्राहकों की भीड़ उस ढाबे पर आने लगी। ढाबा देखने में बहुत सुंदर था। किशन ने गांव के और भी मजबूर लोगों को अपने ढाबे में नौकरी दी। किशन का ढाबा दिन के साथ साथ रात में भी खुला रहता था, ताकि हाईवे से आने जाने वाले लोगों को किसी भी बात की परेशानी न हो। गरीबों के लिए उस ढाबे पर मुफ्त खाना था। वीरेंद्र सिंह अपनी पत्नी के साथ अक्सर किशन के ढाबे पर आ जाता था। आज किशन के कारण ही वीरेंद्र सिंह का परिवार सकुशल था, और वीरेंद्र सिंह ने भी किशन के लिए जो किया वो किसी बड़े उपकार से कम नहीं था। तभी तो कहते हैं कि भगवान अच्छों के साथ हमेशा अच्छा ही करते हैं, इसलिए हमें सदैव मजबूर लोगों की सहायता करनी चाहिए।